हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। आवाज़ आ रही है जी आपको? आवाज़ का बताइए। आवाज़ आ रही है और क्लियर है? जी क्लास आवाज़। जी आवाज़ का बताइए। जी क्लास आवाज़ आ रही है आपको? चलें, आवाज़ ठीक आ रही है आप लोगों को तो चलें, अच्छी बात है। जी बाकी लोग नहीं ज्वाइन करने, बाकी लोग किधर हैं? हाँ जी, बाकी लोग ज्वाइन करते हैं तो हम फिर स्टार्ट करते हैं। वालेकुम अस्सलाम। चलें, बाकी लोगों को भी कहें ज्वाइन करें ताकि हम क्लास टाइम से स्टार्ट करें और टाइम से फिर ऑफ करें इसे। भाई 15 से कॉलेज जाने का अभी कुछ पता नहीं है। देखें आपके कॉलेज वाले क्या कहते हैं। शायद आना पड़े 15 से कॉलेज। हाँ हाँ जी, तो कल मैंने कुछ बातें बताई थी आप लोगों को। बाकी लोगों को कहें कि प्लीज़ जल्दी से ज्वाइन करें क्योंकि आई विल आस्क सम क्वेश्चंस। मैं कुछ क्वेश्चंस पूछूंगा आपसे और उसके बाद फिर हम आगे फर्दर जो है ना चलेंगे। बाकी लोगों को ज्वाइन करने का कहें।
हाँ जी जनाब, जल्दी से कहें बाकी लोगों को ज्वाइन करने का ताकि हम स्टार्ट कर सकें लेक्चर को। हाँ जी अस्सलाम वालेकुम। आज स्टूडेंट्स ने नहीं आना, क्या मसला है? ज्वाइन नहीं करना? आज 13 लोग हुए हैं अभी तक। अच्छा जी, लास्ट क्लास में कितने स्टूडेंट्स थे आपके? जी लास्ट क्लास में कितने स्टूडेंट्स थे? अच्छा जी, स्टार्ट में कुछ क्वेश्चंस पूछूंगा, उसके बाद हम आगे कंटिन्यू करेंगे। सबको कहें कि ज्वाइन कर लें, मैं अटेंडेंस मार्क करने लगा हूँ बस अभी। नीलम या हबीब, सीआर हो इधर आप रूम में? जी नीलम या हबीब, आप लोग हो इधर ताकि आप लोग अटेंडेंस मार्क कर लो अभी। जी आज हम इंशाल्लाह रेस्पिरेटरी एसिडोसिस और इस मेडिकल नर्सिंग मैनेजमेंट और साइन सिम्टम्स वगैरह पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले मुझे आपसे कुछ सवाल पूछने हैं जो कि मैंने आपको कल बताई थी चीज़ें, उनमें से।
चलें जी, अब काफ़ी लोग आ गए हैं रूम में तो मेरा कुछ सवाल सुने और उसके आंसर करते जाएं। सवाल सुन के आंसर करने के लिए आपके पास 2 मिनट्स होंगे। तो सबसे पहला मेरा सवाल ये है कि मेटाबॉलिक एसिडोसिस में क्या वैल्यूज़ होती हैं PCO2 की, ठीक है जी, उसके बाद पीएच की और HCO3 की। तो इन तीनों की ज़रा वैल्यूज़ के बारे में बताएं जल्दी से। मेटाबॉलिक एसिडोसिस के अंदर क्या वैल्यूज़ होती हैं जी, मेटाबॉलिक एसिडोसिस में क्या वैल्यूज़ होती हैं। तो ये मेरा पहला सवाल है, हरी, अब इसका आंसर करें। मेटाबॉलिक एसिडोसिस, ये आपके सामने रेस्पिरेटरी ओपन हुआ हुआ है। मेटाबॉलिक की ज़रा मुझे ये वैल्यूज़ बताएं आप, फिर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ। जी वेरी गुड अनीका, ठीक है, हम सब ने भी सही बताई हैं। ठीक है जी, चलें, जो लोग इसका आंसर करते जा रहे हैं उनके लिए नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन है कि वॉमिटिंग के अंदर क्या होगा, मेटाबॉलिक एसिडोसिस होगी, अल्कलोसिस होगी, और डायरिया के अंदर क्या होगा, मेटाबॉलिक एसिडोसिस होगी, अल्कलोसिस होगी। पहले आप वॉमिटिंग का बताएं कि वॉमिटिंग में क्या होगा और वो क्यों होगा। इसी तरह डायरिया के अंदर एसिडोसिस होगी या मेटाबॉलिक अल्कलोसिस होगी, क्या होगा और क्यों होगा, ये आप लोगों ने ना नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर करना है। जी, तो नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा, हालिया आपका मुझे मिला नहीं आंसर, अदरवाइज मैं ज़रूर आपका भी बताता, आपका आंसर नहीं मुझे मिला। ठीक है जी, तो नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा, आई होप आप लोगों को अंडरस्टैंड हो गया होगा। वॉमिटिंग में क्या होता है और डायरिया के अंदर कौन सा एसिड बेस इम्बैलेंस होता है, ये बताना है मुझे। ठीक है जी, सना का आया है यहाँ पर, वॉमिटिंग में मेटाबॉलिक अल्कलोसिस होगा और डायरिया में एसिडोसिस। ठीक है, क्यों होगा, रीज़न भी तो लिखे ना साथ में कि अगर मेटाबॉलिक एसिडोसिस होगा डायरिया में तो क्यों होगा, और मेटाबॉलिक अल्कलोसिस वॉमिटिंग में होगा तो क्यों होगा। अनिका कह रही है कि दोनों में ही मेटाबॉलिक एसिडोसिस होगा, तो ऐसा तो नहीं होता ना भाई, दोनों के अंदर नहीं होता। डायरिया में डायरिया में एसिडोसिस होता है और वॉमिटिंग में अल्कलोसिस होता है। रीज़न भी लिख के भेजें जी, जल्दी जल्दी जल्दी, फिर हम अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। रीज़न भी लिखे ना, क्यों। मेटाबॉलिक एसिडोसिस होगा, क्या कर रहे हो यार। वॉमिटिंग में अल्कलोसिस, डायरिया में एसिडोसिस, रीज़न भी बताएं जल्दी जल्दी। ठीक है जी, वॉमिटिंग में HCl जो है वो ज़ाहिर है बॉडी से बाहर जाता है, तो ज़ाहिर है एसिड जब कम होगा बॉडी के अंदर तो अल्कलोसिस की तरफ बात जाएगी। इसी तरह से डायरिया के अंदर बाइकार्बोनेट्स जो है वो बॉडी से निकलते हैं, जिसकी वजह से एसिडोसिस होती है, क्योंकि बॉडी से अल्कली लूज हो रही होती है। ठीक है, चलें, गुड हो गया। चलें, बिस्मिल्लाह करते हैं और अपना जो नेक्स्ट टॉपिक है इसको आज हम स्टार्ट करते हैं। सो रेस्पिरेटरी एसिडोसिस आज स्टार्ट करेंगे। तो उसी तरह से मैं लेके चलूंगा, आप लोगों से ब्रेनस्टॉर्मिंग करवाऊंगा यहाँ पे।
तो अब आप लोगों ने मुझे ये बताना है एसिडोसिस है तो नीचे नहीं देखना, नीचे जो लिखा हुआ उसको नहीं देखना आपने, आपने अपने माइंड को इस्तेमाल करना है और आंसर करना है ताकि आप लोग इन चीज़ों को, इन कॉन्सेप्ट को लर्न कर जाएं। क्योंकि मैं सामने नहीं हूँ इस वक्त तो उस तरह से नहीं बता सकता हूँ, इसलिए मैं थोड़ा सा आप लोगों को इंटरेक्टिव करवाना चाह रहा हूँ। तो आप ये नीचे जो लिखा हुआ है इसको भूल जाए, सिर्फ आप समझें कि आपके सामने रेस्पिरेटरी एसिडोसिस है। आवाज़ आ रही है जी आपको? आवाज़ का पहले बता दें मुझे, आवाज़ आ रही है ताकि मैं चलता रहूँ आगे। जी क्लास, आवाज़ ठीक आ रही है आपको? आवाज़ तो बताएं। चलें, अच्छा है। सो नीचे वाले को भूलें और सिर्फ ऊपर लिखा हुआ है रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। तो मुझे आपने सिर्फ अभी ये बताना है एसिडोसिस का क्या मतलब होगा, पीएच पे क्या क्या फ़र्क पड़ना चाहिए, पीएच क्या होनी चाहिए। अगर मैं एसिडोसिस कह रहा हूँ तो हमारी पीएच बॉडी की, ब्लड की क्या होनी चाहिए? जी जल्दी से। पीएच लो होगी, पीएच कम होगी इज नॉट द आंसर। आप ये कहें कि पीएच विल बी 7.35 से लो होगी या 7.35 से कम होगी तो उसको हम एसिडोसिस कहेंगे। ठीक है जी। अब आ जाते हैं रेस्पिरेटरी की तरफ। तो मैंने आप लोगों को कल बताया था कि रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम उस वक्त होगी व्हेन देयर इज सम प्रॉब्लम विद द PCO2, और मेटाबॉलिक प्रॉब्लम उस वक्त होगी व्हेन देयर इज सम प्रॉब्लम विद द HCO3। HCO3 का लेवल ऊपर नीचे होगा तो उसको हम मेटाबॉलिक कहेंगे, और रेस्पिरेटरी अगर CO2 का लेवल ऊपर नीचे होगा तो हम इसको क्या कहते हैं जी, रेस्पिरेटरी कहेंगे। अब अगर यहाँ पे मैं देख रहा हूँ रेस्पिरेटरी एसिडोसिस है तो मुझे फिर किस वैल्यू को देखना चाहिए, कौन सी वैल्यू मुझे अब नॉर्मल मिलेगी? PCO2 की वैल्यू अब नॉर्मल मिलनी चाहिए या फिर HCO3 की वैल्यू अब नॉर्मल मिलनी चाहिए? ठीक है जी, अदीला ने आंसर किया कि देयर विल बी डिस्टर्बेंस विद द PaCO2, और CO2 इज एन एसिडिक, एसिडिक चीज है ना, एसिडिक गैस है PCO2। ठीक है, तो आप मुझे ये बताएं, क्योंकि रेस्पिरेटरी एसिडोसिस है तो रेस्पिरेटरी एसिडोसिस का क्या मतलब होगा कि PCO2 को इंक्रीज होना चाहिए या डिक्रीज होना चाहिए? अगर रेस्पिरेटरी एसिडोसिस है तो PCO2 को इंक्रीज होना चाहिए या डिक्रीज होना चाहिए? जी आंसर, तो व्हाट वुड बी द आंसर? अभी पूछ रहे हैं डायरिया में मेटाबॉलिक एसिडोसिस क्यों होगा? डायरिया के अंदर बाइकार्बोनेट आयंस लूज हो जाते हैं बॉडी से, जिसकी वजह से बॉडी में अल्कली कम हो जाती है और उसकी वजह से मेटाबॉलिक एसिडोसिस हो जाती है। ठीक है जी, चलें। सो PCO2 क्योंकि एसिडिक है, हमने रेस्पिरेटरी एसिडोसिस देख रहे हैं, तो डेफिनेटली जो PCO2 है उसका लेवल 45 मिलीग्राम मिलीमीटर पर मिलीमीटर मरकरी से इंक्रीज हो जाएगा, 40 मिलीमीटर मरकरी से इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है जी। 45 मिलीमीटर मरकरी से इंक्रीज हो जाएगा, और नॉर्मल क्या रहेगा हमारा रेस्पिरेटरी एसिडोसिस में?
सॉरी मेरा ये इंटरनेट डिस्कनेक्ट हो गया था। सो हम एक दफ़ा छोटा सा, हाँ जी नो वॉइस, बिल्कुल इंटरनेट डिस्कनेक्ट हुआ था। अच्छा जी, सो हमने यहाँ पर क्या पढ़ा, एसिडोसिस है तो पीएच कम होगी, और रेस्पिरेटरी एसिडोसिस है तो डेफिनेटली CO2 हमारी ज़्यादा होगी और HCO3 नॉर्मल होगी, और यही आपको पिक्चर जो है वो रेस्पिरेटरी एसिडोसिस के अंदर नज़र आएगी जनाब। ठीक है, समझ रहे हैं? चलें जी, अब देख लेते हैं कि रेस्पिरेटरी एसिडोसिस आखिर होती क्यों है। और ये आपका चैप्टर अगेन, ये चैप्टर दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर अगेन। ये वाला चैप्टर भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है जनाब। ठीक है, तो इसको भी बड़े ध्यान से आप लोगों ने अच्छे से प्रिपेयर करना है। इसमें से एक आध सवाल जो है एग्ज़ाम में आ जाता होता है, राइट? ठीक है जी, सो अब आ जाते हैं कॉजेज़ की तरफ रेस्पिरेटरी एसिडोसिस की। सो क्योंकि रेस्पिरेटरी एसिडोसिस है तो डेफिनेटली किसी रेस्पिरेटरी कॉज की वजह से होगी। एक चीज़, एक प्रिंसिपल लाजमी तौर पे याद रखना है कि व्हेन एवर देयर विल बी रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम, जब भी रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम होगी, उसको आपका जो बाकी रीनल सिस्टम है और दूसरे सिस्टम जो ठीक हैं वो इसको कंपनसेट करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि रेस्पिरेटरी खुद इसको कंपनसेट नहीं कर सकता। जब मेटाबॉलिक प्रॉब्लम होगी तो उसको रेस्पिरेटरी सिस्टम अपने सांस की रफ्तार को कम ज़्यादा करके उसको कंपनसेट करने की कोशिश करेगा जनाब। सो अब आ जाते हैं कॉजेज़ की तरफ। तो रेस्पिरेटरी है तो डेफिनेटली कोई ना कोई रेस्पिरेटरी कॉज होंगी, जिसकी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड जो है ना वो बॉडी के अंदर रह रही है और वो प्रॉपरली बॉडी से बाहर सांस के ज़रिए नहीं जा पा रही है। सो ऑलवेज, जो मैंने बात की आपको, ऑलवेज ड्यू टू रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम विद इनएडिक्वेट एक्सक्रीशन ऑफ CO2। तो CO2 बाहर नहीं जा पा रही किसी वजह से। इसमें एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन हो सकती है, नमूनिया हो सकता है। एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन के अंदर सिर्फ ये नहीं है कि कोई चीज़ फंस गई है एयरवे में, बल्कि जैसा कि COPD आपकी ऑब्स्ट्रक्टिव डिजीज़ है वो भी हो सकती है। नमूनिया हो सकता है, एस्थमा हो सकता है, चेस्ट में इंजरी हो सकती है, और पल्मोनरी एडिमा के फेफड़ों के अंदर जो वाटर एक्यूमुलेट हो जाता है तो वो भी हो सकता है। क्रोनिक पल्मोनरी ऑब्स्ट्रक्टिव डिजीज़, क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़ COPD जिसका नाम लिया है, इसमें से एम्फीसीमा और ब्रोंकाइटिस आ जाते हैं। तो दोनों चीज़ें हो सकती हैं और कॉज बन सकती हैं रेस्पिरेटरी एसिडोसिस का। इसके अलावा विद ओपियोइड यूज दैट डिप्रेस द रेस्पिरेटरी रेट। तो अगर किसी को ओपियोइड ओवरडोज कर दी जाए मेडिसिन देते हुए, या फिर अगर कोई नशा करता है, तो उस सूरत के अंदर भी हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है वो डिप्रेस हो जाता है, और जिसकी वजह से क्या होता है, बंदा जो है वो सांस ठीक से नहीं ले पाता, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर नहीं निकाल पाता, एंड इट रिजल्ट्स इन रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। समझ आइए, कोई रेस्पिरेटरी कॉजेज हैं, ARDS, नमूनिया वगैरह 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 वगैरह, अगर सीवियर हो जाएं इतनी कि वो CO2 को बॉडी में रिटेन करवा रही हैं, तो डेफिनेटली वो आपकी रेस्पिरेटरी एसिडोसिस को क्या करेंगी, कॉज करेंगी। गॉट इट जी, समझ आ गई है? नेक्स्ट चलें, लेट्स मूव फॉरवर्ड। हाँ जी, चलो जी, गुड है। सो नाउ लेट्स मूव टूवर्ड द साइन एंड सिम्टम्स। तो डेफिनेटली कोई रेस्पिरेटरी डिजीज़ है तो उसके भी साइन एंड सिम्टम होंगे। इंक्रीजिंग डिफिकल्टी ब्रीदिंग, डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग होगी, सांस ठीक से नहीं आ रहा होगा। हिस्ट्री ऑफ रेस्पिरेटरी ऑब्स्ट्रक्शन, एक्यूट और क्रॉनिक, आपको हिस्ट्री मिलेगी किसी न किसी रेस्पिरेटरी डिजीज़ की। ठीक है जी, डिजनिया होगा, सांस ठीक से नहीं आएगा। नेक्स्ट इज, हाँ जी, सो नेक्स्ट वी हैव, हाँ, वीकनेस होगी, डिजीनेस होगी, रेस्टलेसनेस होगी, स्लीपीनेस होगी। जब सांस ठीक से नहीं आ रहा होता, कार्बन डाइऑक्साइड जब बॉडी के अंदर जमा हो रही होती है तो फिर इंसान ड्राउजी ड्राउजी सा फील करता है और रेस्टलेस फील करता है। चेंजेस इन द मेंटल अल्टरनेस, तो अगर बहुत सीवियर हो जाए तो आपको पता है कि एसिडिक या अल्कलाइन इन्वायरमेंट अगर बहुत सीवियर हो जाए तो वो हमारी बॉडी के सिस्टम्स को जैम कर देती है, और उसकी वजह से बंदा स्टूपर, कोमा वगैरह इन चीज़ों में जा सकता है जी। तो ये साइन एंड सिम्टम्स थे इसके। नेक्स्ट आ जाते हैं हम मैनेजमेंट की तरफ। सो मैनेजमेंट जो है
जी PaCO2 ज़्यादा हो जाए तो डेफिनेटली उसको किडनीज जो हैं हमारे वो उसको करने की कोशिश करते हैं, किडनी H प्लस आइंस को बाहर निकालते हैं, HCO3 को रिटेन करने की कोशिश करते हैं, तो ये तो कंपनसेशन होती है। बाकी आप पढ़ोगे या मैंने आपको लास्ट टाइम भी मेटाबॉलिक एसिडोसिस के अंदर पढ़ाया था कि वी नीड टू ट्रीट द कॉज को ट्रीट करेंगे फिर PaCO2 नॉर्मलाइज होगी। ठीक है, तो सबसे पहली चीज जो है वो नीड टू मैनेज द कॉज। एस्थमा है तो एस्थमा को ट्रीटमेंट देना है, सीओपीडी है तो सीओपीडी का ट्रीटमेंट देना है। नहीं तो अगर बहुत सीवियर केसेस हो जाते हैं तो ये आपके सामने मैनेजमेंट है कि किस तरह से PaCO2 को नॉर्मलाइज करना है। नंबर वन, इस्टेब्लिश और मेंटेनेंस ऑफ द एयरवे। तो अगर उसको सांस बिल्कुल ठीक से नहीं आ पा रहा तो या तो ट्रेकियोस्टमी कर दे या फिर एंडोट्रेकियल ट्यूब जिसको ईटीटी कहा जाता है वो पास कर दी जाती है, ऑक्सीजन लगा दी जाती है, या फिर बंदे को वेंटिलेटर पे डाल दिया जाता है जिससे कि उसकी PaCO2 जो है वो इम्प्रूव करने लग जाती है। आई होप अंसब यू गॉट योर आंसर। जी नेक्स्ट आ जाती है जी कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट के अंदर पोस्चरल ड्रेनेज, डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज, ब्रोंकोडायलेटर, एंटीबायोटिक्स अगर कोई नमूनिया वगैरह है, इन्फेक्शन हुई हुई है उस सूरत में, कॉशन विद द नार्कोटिक्स, हिप्नोटिक्स एंड ट्रिंकुलाइजर्स, स्कून आवर अद्वियात जो हैं, मॉर्फिन वगैरह है, हेरोइन वगैरह है, नेल्बिन वगैरह है, इन चीज़ों से ज़रा उस पेशेंट को दूर रखा जाता है जिसके अंदर ये एसिडोसिस, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस बन रही हो, रेस्पिरेटरी सिस्टम में मसला हो, क्योंकि हमने पहले ही पढ़ा है कि ये रेस्पिरेटरी सिस्टम को डिप्रेस करती हैं जिसकी वजह से फर्दर जो है ना वो कॉम्प्लिकेशन जो है ना वो हो सकती है। सो ये दो तरह के ट्रीटमेंट थे, एक हमने मैनेजमेंट कर ली और दूसरा जो हमने मेडिसिन के ज़रिए जो है ना वो ट्रीटमेंट दे दिया। जी, तो रेस्पिरेटरी एसिडोसिस समझ आ गई आप लोगों को? और एग्जाम में काफ़ी दफ़ा क्वेश्चन आया हुआ है, और क्वेश्चन क्या आया हुआ है? क्वेश्चन ये आया हुआ है कि व्हाट आर द कॉजेज ऑफ एक्यूट रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। सो एक्यूट का मतलब है जो सडन हो जाए। सीओपीडी जो है दैट इज़ नॉट एक्यूट, वो थोड़ा सा क्रोनिक चीज़ में आ जाती है। तो जितनी बड़ी बड़ी रेस्पिरेटरी डिजीजेज हैं, ARDS है, नमूनिया है, एस्थमा है, वगैरह वगैरह, ये सारी की सारी जो हैं एक्यूट कॉजेज ऑफ रेस्पिरेटरी एसिडोसिस में आ जाती है, या फिर ओपियोइड जो आपकी पॉइजनिंग है या टॉक्सिसिटी है ये। सो इस चीज़ को लेके प्लीज़ आप लोगों ने ज़रा इसको माइंड में रखना है, ट्रिकी से क्वेश्चंस को डील करना सीखना है हमने। हाँ हाँ जी। हबीब या फिर नीलम, अगर आप लोग हो यहाँ पर तो प्लीज़ इन लोगों को मैं कहने लगा हूँ कि अटेंडेंस बोलें, आप प्लीज़ अटेंडेंस लगाएं, और मैं एक पॉइंट ऑफ टाइम पे अटेंडेंस लिया करूँगा, वही अटेंडेंस जाएगी। बाद में कोई ना कहे कि मैं जनाब 4:49 पे आ गया था और 4 बज के जो है ना 45 पे आ गया था। सो हबीब या नीलम, आप लोग प्लीज़ अटेंडेंस लगा लो, मैं ज़रा पानी पीता हूँ उतनी देर, आप लोग अटेंडेंस लगाओ, फिर हम मेटाबॉलिक अल्कलोसिस जो है ना इसको स्टार्ट करते हैं। सो अटेंडेंस बोलना स्टार्ट करें, और हबीब या और नीलम प्लीज़ इसे ज़रा नोट करें।
हाँ जी, अटेंडेंस लग गई है। नेक्स्ट पर लॉसेस है तो क्या ये 7.3 5.45 है ना, तो पीएच को कम होना चाहिए। पीएच को क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए, कम होना चाहिए? हरिया अच्छा, ब्रेक हो रही है वॉइस। इंटरनेट डिस्कनेक्ट हो गया था। आई होप आप लोगों को दोबारा से आवाज़ जो है ना ठीक से आने लग गई होगी। तो मैं अपने क्वेश्चन को दोबारा से रीफ्रेश करता हूँ। हाँ जी, आवाज़ का बता दें ताकि मैं नेक्स्ट आप लोगों से क्वेश्चन पूछूं। जी क्लास। हाँ जी, अभी भी नहीं आ रही आवाज़ यार, ना करो। बताएं आवाज़ आई है कि नहीं। चलें अब ठीक है जी। चलें। सो यहाँ पर मैं सवाल आपसे ये करता हूँ कि मेटाबॉलिक सॉरी अल्कलॉसिस आ रही है हमारे सामने। सो क्या हालात होने चाहिए अल्कलॉसिस के अंदर? पीएच ज़्यादा होनी चाहिए नॉर्मल से या कम होनी चाहिए, जल्दी से बताएं जी। सो व्हाट अबाउट पीएच इन, हाँ जी, तो व्हाट अबाउट पीएच इन मेटाबॉलिक अल्कलॉसिस बताएं। हाँ जी, मोर देन 7.35, वेरी गुड, बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए। अब यहाँ पे मेटाबॉलिक है तो हमें किस चीज़ की तरफ देखना है? इस CO2 की तरफ देखना है या फिर हमें जो है HCO3 उसकी तरफ देखना है? तो मेटाबॉलिक है तो हमें किस चीज़ की तरफ देखना है, किस चीज़ को कंसिडर करना है? जी बताइए।
जी HCO3 को देखना है तो क्योंकि अल्कलोसिस है तो HCO3 बॉडी में बढ़नी चाहिए या कम होनी चाहिए? जी आंसर, क्योंकि HCO3 है तो बॉडी में ये बढ़नी चाहिए या कम होनी चाहिए? जी क्लास, जी HCO3 कम होनी चाहिए, ज्यादा होनी नॉर्मल से? जी तो HCO3 को क्या होना चाहिए? वेरी गुड, बिल्कुल ऐसा ही है। सो HCO3 इंक्रीज हो जाएगी, रेज हो जाएगी नॉर्मल से। तो फिर ही अल्कलाइन एनवायरनमेंट हमारी बॉडी के अंदर बनेगी ना, राइट? सही है। तो फिर एक चीज तो हमारी फिर नॉर्मल होती है, तो एक चीज हमारी नॉर्मल क्या है यहाँ पर? फिर नॉर्मल क्या रहेगा? जी तो नॉर्मल क्या रहेगा हमारा? PCO2 नॉर्मल रहेगा, ठीक है। सो PCO2 आपका जो है वो नॉर्मल रहेगा, राइट? सही है। चलें, आप समझ रहे हैं इस चीज़ को। अब आगे चलते हैं, इसकी कॉजेज़ क्या हो सकती हैं मेटाबॉलिक अल्कलोसिस की। तो आप बिल्कुल अपने सामने सबसे ऊपर लिखा हुआ देख सकते हैं, क्या? वॉमिटिंग। सो वॉमिटिंग इज़ द कॉज ऑफ मेटाबॉलिक एसिडोसिस। हाँ, सो वॉमिटिंग इज़ द कॉज ऑफ मेटाबॉलिक एसिडोसिस। तो मैं ये चीज़ आपको पहले भी बताई है, और इसको बहुत अच्छे से आप लोगों ने अपने माइंड के साथ बांध लेना है। क्या बांध लेना है बल्कि माइंड के साथ? यही कि जब भी डायरिया होगा मोस्टली क्या होती है? मेटाबॉलिक एसिडोसिस होती है। और जब वॉमिटिंग हो, सॉरी, हाँ जी, सो जब डायरिया होता है मेटाबॉलिक एसिडोसिस होती है, और जब इसी तरह से वॉमिटिंग होती है तो फिर मेटाबॉलिक अल्कलोसिस होती है। तो ये आप देख सकते हैं मेटाबॉलिक अल्कलोसिस की कॉज के अंदर जो है ना वो वॉमिटिंग लिखी हुई है। एक्सटेंसिव गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सक्शनिंग, तो किसी पेशेंट की अगर बहुत ज़्यादा सक्शनिंग कर दी जाए उस सूरत में भी मेटाबॉलिक अल्कलोसिस हो सकती है, क्योंकि एसिड जो है हम वो रिमूव कर देते हैं बॉडी के अंदर से, राइट? और उसके बाद जो नेक्स्ट थिंग है, नेक्स्ट थिंग इज दैट, नेक्स्ट थिंग है हाइपोकेलीमिया। तो मैंने हाइपरकेलीमिया में मैंने आपको क्या बताया था? हाइपरकेलीमिया में क्या होगा? जी हाइपरकेलीमिया में मैंने क्या बताया था आपको कि हाइपरकेलीमिया में क्या होगा? ठीक है जी, वेरी गुड। एसिडोसिस, मेटाबॉलिक एसिडोसिस में हाइपरकेलीमिया और हाइपोकेलीमिया जो है वो कॉज बनता है मेटाबॉलिक अल्कलोसिस की। एक्सेसिव कंजम्पशन ऑफ एंटासिड विद बाइकार्बोनेट। एंटासिड्स क्या होते हैं, कुछ पता है? जी तो एंटासिड बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर लिए जाएं, एंटासिड क्या होते हैं बताएंगे? जी एंटासिड्स नहीं जी, राइजिक एसिड एंटासिड नहीं है। राइजिक इज नॉट एंटासिड। हाँ, राइजिक जो है वो एंटासिड नहीं है। राइजिक इज पीपीआई। एंटासिड वो होते हैं वो जो वाइट वाइट कलर के आप लोग सिरप नहीं देखते हो, पीपीआईज आर प्रोटोन पंप इनहिबिटर्स, वो राइजिक है। और एंटासिड जो है, हाँ जी, तो एंटासिड जो है वो होते हैं जिनको आप कहते हैं जी एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, और दूसरे नंबर पे आ जाता है आपका वो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, वो जो वाइट कलर के सिरप्स आते हैं ना आपके, तो उनकी वजह से मिल्क अल्कली सिंड्रोम हो जाता है। हाँ, म्यूकेन, बिल्कुल म्यूकेन नाम से आता है, और भी एक दो नाम से सिरप्स आते हैं, डाइजेक्स एमपी के नाम से आता है, ठीक है। हाँ,
ये भी जो हैं ये भी मेटाबॉलिक अल्कलोसिस कॉज कर सकते हैं अगर ज़्यादा क्वांटिटी के अंदर अगर इनको इस्तेमाल कर लिया जाए। नेक्स्ट इज एक्सेस, अच्छा जी, में आल्सो बी ड्यू टू मेडिकेशन स्पेशली लॉन्ग टर्म डायूरेटिक यूज। सो जब हम ज़्यादा अरसे के लिए डायूरेटिक इस्तेमाल करते हैं तो हमें पता है कि उससे हमें हाइपोकेलीमिया होता है, तो हाइपोकेलीमिया लीड्स टू अगेन मेटाबॉलिक अल्कलोसिस। तो यही चीज़ नीचे लिखी हुई है, हाइपोकेलीमिया विल प्रोड्यूस मेटाबॉलिक अल्कलोसिस अगर लॉन्ग टर्म डायूरेटिक इस्तेमाल किए जाएं तो। गॉट इट? चलें जी, क्लियर है सवाल तो? हाँ जी, नहीं नहीं जी, ठीक है। हाँ जी, हाँ जी, बताएं मुझे। हाँ जी, हाँ यहाँ तक समझ आ गई है, कोई सवाल तो नहीं है? सवाल है तो बताएं। जी सवाल है तो बताइए। यार मुझे तो वॉइस ठीक आ रही है। इस सवाल है तो बता दें। ठीक है जी, चलें नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट साइन एंड सिम्टम्स होंगे, तो न्यूरोलॉजिकल साइन एंड सिम्टम्स हैं इरिटेबिलिटी, डिसोरिएंटेशन, लेथार्जी, मसल ट्विचिंग, टिंगलिंग, नंबनेस, कन्वल्जन्स, रेस्पिरेटरी मैनिफेस्टेशन, स्लो। ये अब कंपनसेट करने के लिए रेस्पिरेटरी सिस्टम अपने आप को स्लो कर लेता है, स्लो शैलो रेस्पिरेशन हो जाती है ताकि कार्बन डाइऑक्साइड को अंदर रखा जाए, ताकि जो अल्कलोसिस वाली इन्वायरमेंट है उसको थोड़ा सा एसिडिक किया जा सके। डिक्रीज चेस्ट मूवमेंट हो सकती है, साइनोसिस हो सकती है। देर में भी सिम्टम्स ऑफ पोटाशियम एंड कैल्शियम डिप्लीशन, तो पोटाशियम और कैल्शियम डिप्लीशन के भी सिम्टम्स हो सकते हैं जिनको आपने कंसिडरेशन में रखना है, क्योंकि पोटाशियम के कम होने से आप समझ सकते हैं कि एरिथमियास चलते हैं, और सेम कैल्शियम के कम होने से भी एरिथमियास चलते हैं। और क्या साइन एंड सिम्टम्स? इफ द अल्कलोसिस प्रोग्रेस, टेटनी, सीयर्स एंड कोमा। और अगर अल्कलोसिस ज़्यादा देर चलता रहे, कैल्शियम बहुत कम हो जाती है और उसकी वजह से टेटनी हो जाती है, टेटनी हमने पढ़ा हुआ है, ठीक है। और उसके बाद सीयर्स आ सकते हैं और बंदा कोमे में जा सकता है। टेटनी इज कैरेक्टराइज्ड बाय सीवियर मसल क्रैम्प्स, कॉर्पोरल स्पाज्म। कॉर्पोरल स्पाज्म होता है ये हाथ के पास जो है ना, ये कॉर्पोरल रीजन के अंदर मसल स्पैज्म हो जाती है, हाथ जो है ना वो मुड़ सा जाता है। लेरिंजियल स्पाज्म की वजह से डेथ भी हो सकती है, उसको लेरिंजियल जो है लेरिंग्स है उसका भी स्पैज्म हो जाता है। ये हमने हाइपोकैल्सीमिया के अंदर ये सारे साइन एंड सिम्टम पढ़े थे, जिसकी वजह से स्ट्राइडर, श्रिल, हार्श साउंड जो है ना इंस्पिरेशन पे प्रोड्यूस होता है, क्योंकि उससे सांस नहीं लिया जा रहा होता बिकॉज ऑफ लेरेंजियल स्पाज्म, ठीक है। चलें जी नेक्स्ट। अब आ जाते हैं ट्रीटमेंट की तरफ। ट्रीटमेंट जो है करेक्ट अंडरलाइन कॉज, तो हर मेटा ये जो एसिडोसिस अल्कलोसिस है इसका ट्रीटमेंट यही है कि अंडरलाइन कॉज को करेक्ट किया जाए। रीस्टोर द बॉडी फ्लूइड टू लेस एल्कलाइन स्टेट, तो अमोनियम वगैरह जो है वो पेशेंट को अमोनियम क्लोराइड वगैरह जो है लगाया जाता है ताकि बॉडी के अंदर जो एक अल्कलाइन इन्वायरमेंट हुई है उसको थोड़ा सा एसिडिक किया जा सके, क्योंकि अमोनियम क्लोराइड एक एसिडिक फ्लूइड होता है। फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट रिप्लेसमेंट ओरली एंड पेरेंटली एज नीडेड, तो पोटाशियम क्योंकि कम हुआ होता है, कैल्शियम कम हुआ होता है, तो वो भी पेशेंट को ऑरली या फिर पेरेंटली जो है ना वो आईवी लाइन के जरिए दिया जाता है। इमरजेंसी मेजर इंक्लूड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एसिडिफाइंग सोल्यूशन,
तो एसिडिफाइंग सोल्यूशन जो कि मैंने आपको पहले भी बताया, अमोनियम क्लोराइड, वो पेशेंट को लगा दिया जाता है जी। सो यहाँ तक कुछ सवाल है तो बताएं। हम नेक्स्ट जो है इंशाल्लाह ताला रेस्पिरेटरी क्लोसिस पढ़ेंगे। तो अभी अजान हो रही है तो मैं आप लोगों को नमाज ब्रेक के साथ ही छुट्टी दे दूंगा जी। क्लास जी, सवाल है कोई तो बता दें मुझे, नहीं तो फिर हम छुट्टी करते हैं। चलें फिर छुट्टी करते हैं और आई होप कि शायद नेक्स्ट से हम